जादुई भैंस का सिर। जोशपुर नाम के एक गांव में गुलशन करके एक आदमी रहा करता था। वह एक आवारा था, बिल्कुल निकम्मा था। उसका माँ बाप और कोई भी रिश्तेदार नहीं था। वह हर रोज आवारा घूमकर बाइक चलाकर गांव के सड़कों पर ही रहता था। वहां से जाने वालों को छेड़ता था, इसीलिए उससे बात करने के लिए भी डरते थे। एक दिन गुलशन गांव के सेंटर में कुछ खा रहा था। इतने में वह एक लड़की स्वप्ना को देखता है। अरे मेरी प्यारी स्वप्ना, कॉलेज जा रही है क्या? आ जाओ, आओ मेरे साथ मिलकर समोसे खाओ। बहुत भूख लगी होगी ना। चल चल कर तुम्हारी सुंदर टांगे खराब हो जाएंगे। आ जाओ, बाइक पे तुम्हें ड्रॉप कर लेता हूं, क्या बोलती है? बेचारी स्वप्ना कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है और सारी बात घर जाकर उसके पापा शर्मा जी से बोलती है। पिताजी, आज वह आवारा लड़का गुलशन ने मुझे बहुत तंग किया है, बहुत सताया है। अरे बेटा, रो मत। कोई भी छेड़ेगा तो तुम रोने लगेगी क्या? नहीं नहीं, मत रो। मैं अभी जाकर पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। अरे पापा, उसका पुलिस वालों में भी बहुत जान पहचान है, इसीलिए तो वह ऐसा करता है। उसे कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं एक स्वामी जी को जानता हूँ, वही कुछ न कुछ उपाय बोलेंगे। ऐसा बोलकर शर्मा जी स्वामी जी के पास गए और सारी बात बोलते हैं। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कल देख लूंगा। ऐसा अगले दिन स्वामी जी स्वप्ना के साथ चले जाते हैं और बीच रास्ते में गुलशन उन दोनों को रोकता है। अरे स्वप्ना, इस बुढ़े स्वामी जी को लेकर क्या घूम रही है? अरे तुम जैसे खूबसूरत लड़की को मेरे जैसे नौजवान लड़के के साथ घूमना है, क्या बोलती है? आती क्या खंडाला? अरे मूर्ख, अपने जुबान पर लगाम दो। देख के बात करो, तुम किससे बात कर रहे हो? मैं एक तपस्वी हूँ। अरे चल हट, तेरे जैसे बहुत सारे नकली स्वामी जी को देखे हैं मैंने। चल चल हट यहाँ से। बच्चा, मैं अपना तपोशक्ति का एक नमूना दिखाता हूँ। अब से तुम्हारा शरीर एक भैंस की शरीर में बदल जाएगा, लेकिन तुम्हारा मुंह ऐसा ही रहेगा, ताकि सबको पता चले कि तुम कौन हो और तुम शर्मिंदा हो। अरे अरे बाप रे, आप क्या कर दिया? हा 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 हा, बड़े आया शराब देने वाला। ऐसा गुलशन मजाक कर रहा ही होता है, उसका शरीर एक भैंस की तरह बन जाता है, सिर्फ चेहरा उसका ऐसा ही रह जाता है। ये देखकर गुलशन चिल्लाता है, हे भगवान, ये कैसा किया? मेरा हट्टा खट्टा शरीर को तुम भैंस की तरह बदल डाला। हे भगवान, ये कैसी सजा है स्वामी जी? बेटा स्वप्ना, अब तुम आराम से रह सकती हो। अब ये गुलशन भैंस तुम्हें छेड़ेगा नहीं। सभी गांव के लोग गुलशन भैंस को देखकर हंसने लगे और उसको मारते मारते गांव से भगा दिया। साइकिल वाली वाटर बोट। सेलपुर नामक गांव में मुनीश नाम का एक नाव चलाने वाला रहता था। वो बहुत ही चालाक था। सेलपुर गांव में स्कूल न होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई करने के लिए नदी पार के गांव मेलपुर में जाना पड़ता था। उसके लिए उन्हें मुनीश की नाव में बैठकर ही जाना पड़ता था, क्योंकि उस गांव में मुनीश की ही नाव थी। मुनीश इस बात का नाजायज फायदा उठाता था। चलो चलो जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें छोड़कर ही यहाँ से चला जाऊँगा, और फिर तुम लोग स्कूल कैसे जाओगे? और हाँ, कल अपने माँ बाप से पैसे ज़रूर ले आना। क्या अंकल, आप हमेशा पैसे मांगते रहते हो और हमें तंग करते रहते हो। उसी गांव के रहने वाले चिंटू और मोहन एक ही क्लास में पढ़ते थे। चिंटू बहुत ही होशियार था और मोहन बेवकूफ़। चिंटू हमेशा क्लास में प्रथम आता था और उसकी सभी तारीफ करते थे, और दूसरी तरफ मोहन को हमेशा डांट ही पड़ती रहती थी। इसलिए मोहन चिंटू से बहुत जलता था। ये चिंटू की तो सभी लोग तारीफ करते हैं और मुझे हमेशा सब लोग मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं। कुछ करना पड़ेगा इस चिंटू का। चिंटू और मोहन की वार्षिक परीक्षा आ गई थी। पहले पेपर के दिन जब दोनों स्कूल जाने के लिए बोर्ड के पास पहुंचते हैं तो मुनीश चिंटू से कहता है,
अरे चिंटू, उतरो नीचे, नाव भर गई है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। लेकिन अंकल मेरा तो आज पेपर है, मैं फेल हो जाऊंगा। अरे मुझे नहीं पता फेल हो या पास, चलो उतरो नीचे। और मुनीश चिंटू को वहीं छोड़कर नाव ले जाता है। लेकिन शाम को चिंटू मोहन को मुनीश को पैसे देते हुए देखता है। ये लो अंकल अपने पैसे, आपने अच्छा किया चिंटू को उतार दिया, कल भी आप उसको ऐसे उतार देना। जब वो 2 पेपर नहीं देगा तो फेल हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। चिंटू समझ जाता है कि ये मोहन की ही चाल है उसे नीचा दिखाने की। अगले दिन सुबह जब सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव के पास आते हैं, तभी चिंटू भी वहाँ आता है। और मुनीश उससे कहता है, अरे चिंटू बेटा, आज भी नाव भर गई है, नीचे उतरो। अंकल मुझे आपकी नाव में नहीं जाना है, देखो मैंने अपनी खुद की नाव बनाई है, वो भी साइकिल से चलने वाली। तभी चिंटू अपनी साइकिल बोट में सवार होकर नदी पार कर लेता है और सबसे पहले जाकर स्कूल पहुंच जाता है। उसकी साइकिल बोट देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। इधर मोहन बहुत शर्मिंदा होता है और वो चिंटू से माफ़ी मांगता है। अरे कोई बात नहीं मोहन, मैं कहता हूँ तुम भी मेहनत करो, तुम भी अव्वल आ सकते हो। अब चिंटू और मोहन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों इकट्ठे ही साइकिल बोट में बैठकर स्कूल जाते हैं। और चिंटू क्लास में प्रथम आता है और मोहन द्वितीय आ जाता है। देखा मोहन, मैं ना कहता था मेहनत करोगे तो जरूर पास हो जाओगे। मिनी सैंडब्रिज व्हीकल्स। एक गांव में मोनू सिंह नाम का एक गुंडा रहता था। उसकी गैंग गांव के पास एक गुफा में चोरी के प्लान सोचती थी। मोनू सिंह का एक बेटा था सोनू, वो बहुत ही बेवकूफ़ था। एक दिन मोनू ने गुफा में अपने साथियों से कहा, हम लोग एक जैसी ही गाड़ियां लेकर बैंक में जाएंगे, चोरी करने के बाद तुम लोग सब एक गाड़ी में भाग जाना और मैं पुलिस को भटकाने के लिए दूसरी तरफ भाग जाऊंगा। ये सुनकर सोनू कहता है, वाह पापा, आपका प्लान कितना अच्छा है, आप कितने समझदार हो। शाबाश बेटा, एक तुम ही हो जो मेरी समझदारी को समझ सकते हो, और इन बाकी मूर्खों को देखो कैसे मुंह लटकाए खड़े हैं। मोनू सिंह और सोनू बाकी सब चोरों की ऐसे ही बेइज्जती किया करते थे। ये बात सभी चोरों को बुरी लगती थी। ये बाप बेटा तो दोनों हमारी बेइज्जती ही करते रहते हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। वो चोर पुलिस से मिल जाता है और पुलिस को मोनू सिंह की चोरी करने की तरकीब के बारे में बता देता है। एक दिन जब मोनू सिंह चोरी के लिए जाने लगता है तो सोनू उससे कहता है, पापा मैं भी आपके साथ आज बैंक लूटने चलूंगा। हाँ क्यों नहीं बेटा, अब तुम भी बड़े हो गए हो। और फिर मोनू सिंह उन सबको प्लान समझाता है। हम लोग बैंक लूटने के बाद उस पुराने सैंड ब्रिज के पास इकट्ठा हो जाएंगे और तुम लोग वहाँ खड़ी गाड़ी में पैसे लेकर गुफा में वापस आ जाना और मैं पुलिस वालों को भटकाने के लिए दूसरे रास्ते से होता हुआ गुफा में आ जाऊँगा। हाँ पापा, हम ऐसा ही करेंगे, मैं इन चोरों के साथ रहूँगा ताकि ये कोई बेवकूफ़ी ना करें। मोनू सिंह का साथी चोर पुलिस को इस बारे में जानकारी दे देता है। पुलिस रेत के टीले के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर देती है। सोनू बैंक लूटने के बाद बाकी चोरों के साथ रेत के टीले के पास पहुंचता है। वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी देखकर वो खुश हो जाता है। देखा तुम सबने, पापा के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, गाड़ी भी खड़ी करी है तो पुलिस की, ताकि पुलिस भी हमें पुलिस समझकर छोड़ दे। सोनू सभी चोरों के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन उन्हें अपनी गुफा का रास्ता मालूम नहीं था। वो लोग जीपीएस चला लेते हैं। जीपीएस सीधा उन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाता है। पुलिस उन्हें पकड़कर बंद कर देती है और बहुत मारती है। और दूसरी ओर गुफा में जाकर वो लोग मोनू सिंह को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी लाकर जेल में बंद कर देते हैं। इस तरह मोनू सिंह की समझदारी और सोनू की बेवकूफ़ी उन दोनों पे भारी पड़ती है और उन्हें अपनी सारी उम्र जेल में बितानी पड़ती है। मरम्मत कार, पहिया बेल्ट, स्पोर्ट्स कार। सिद्दीपुर नाम के एक गांव में आलोक नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका हाल ही में शादी हुआ और दहेज में उसको 50 लाख मिलता है। उसको पता नहीं चला उन पैसों से क्या किया जाए, लेकिन उसको स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद आते थे। एक दिन उसकी बीवी अपनी मैकी को चली जाती है। तभी आलोक ने शहर जाकर एक अच्छी शानदार स्पोर्ट्स कार खरीदकर लेके आता है। गांव में सभी लोग उसको देखकर
आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी आलोक का दोस्त करीम उसको देखता है। अरे ये कितना सुंदर स्पोर्ट्स कार है। ये तो कम से कम 50 लाख की होगी। ये आलोक तो नालायक है। उसको इतना कॉस्टली स्पोर्ट्स कार नहीं होना चाहिए। तभी आलोक उस कार को लेकर करीम के पास जाता है। अरे मेरे दोस्त, ये देखो मेरा नया स्पोर्ट्स कार। कितने दिनों से इसको खरीदने के लिए सोच रहा था, अब जाके हुआ। हाँ यार, लेकिन ये मॉडल तो फ्लॉप मॉडल है। इसकी इंजन भी अच्छी नहीं है। इसका बहुत प्रॉब्लम्स है यार। मालूम नहीं तुमने ये क्यों खरीदा। मैं तो एक कार रेसर हूँ, मुझसे पूछ लेते। ये क्या बोल रहे हो यार, तुमने तो मेरे सारी खुशी पे पानी फेर दी। ठीक है, एक काम करते हैं यार। कल एक रेस होने वाला है, मैं इसे उसमें चलाकर देखूंगा। उससे पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा है। ऐसा बोलकर करीम रेस में भाग लेता है, लेकिन जानबूझकर करीम कार को ले जाकर एक पेड़ से टकरा देता है और ऐसे कार की सारे पहिए टूट जाते हैं और निकलकर बाहर आ जाते हैं। फिर करीम ने बोला, सॉरी यार, मैंने बोला ना कार कंट्रोल हुआ नहीं। ये बिल्कुल एक खटारा कार है। कोई बात नहीं यार, तुमने ट्राई तो किया। मैं इसको मरम्मत करवाता हूँ, देखूंगा ये ठीक क्यों नहीं होगा। ऐसा बोलकर आलोक मैकेनिक के पास ले जाकर पहिए की जगह एक बड़ा आयरन बेल्ट लगवा देता है, एक टैंकर की तरह। तभी वह बिल्कुल ठीक और मजबूत भी हो जाता है। फिर उसको पता चलता है कि दूसरे गांव में और एक रेस होने वाला था। तुरंत वहां पर आलोक जाता है और रेस में भाग लेता है। सब लोग पहिए की जगह उस आयरन बेल्ट वाली कार को देखकर चौंक जाते हैं। देखते ही देखते आलोक रेस में प्रथम आ जाता है। उसका प्राइज मनी 10 लाख भी जीत जाता है। तभी एक आदमी ने आलोक से पूछा, अरे भैया, ये तो सिद्दीपुर में हुआ रेस में एक्सीडेंट वाला कार तो नहीं? हाँ भैया, ये वही है, उसको मैंने बदल दिया है। लेकिन उसका ड्राइवर करीम तो निकम्मा है, जानबूझकर उसका एक्सीडेंट करवा दिया है। तभी आलोक को करीम का दुर्बुद्धि समझ में आ जाता है और उसके पास जाकर, यार तुमने एक सोचकर मेरा कार का एक्सीडेंट करवा दी, लेकिन मैंने उसको बदलकर अभी 10 लाख रुपए कमाया है। धन्यवाद यार। करीम उसको देखकर दंग रह जाता है।